चलिए बच्चों, जल्दी से आ जाइए सब लोग सो दैट वी कुड स्टार्ट। चलिए बच्चों, सो आज हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के हमको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि चीज़ों को कैसे करना है। चलिए बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, सो विल स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, कोशिश अपने को ये करनी है कि काफ़ी अच्छे से हम पेपर अटेम्प्ट करें। कुछ चीज़ें मैं बता दूं, कल जो आप लोग के पेपर मैंने चेक किए थे। अ, बच्चों बहुत सारे लोग ना पेपर सीक्वेंस में शुरू नहीं करते, जो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। एज एन एग्जामिनर मुझे प्रॉब्लम हुई इस चीज़ से। हालांकि इट्स अप टू यू कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट मैं आपसे बोलूँगा कि प्लीज़ आप सीक्वेंस में स्टार्ट कीजिए। दूसरा, तुम्हारा यार क्वेश्चन की नंबरिंग प्रॉपर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी क्वेश्चन की नंबरिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आंसर लिखते हैं, फिर ABCD करके नीचे लिख देते हैं। दिस इज नॉट द राइट थिंग। आप आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए शुरू में, फिर वहाँ पे प्रॉपरली लिखिए आंसर ए लिखने के बाद बराबर उसको अंडरलाइन कीजिए, देन स्टार्ट कीजिए आंसर बी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो यू नीड टू टेक वेरी वेल केयर ऑफ। आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से केयर करना है। चलिए, अब हम JIGL का एक पेपर निकाला है हमने। दिस पेपर इज आई बिलीव June 23। सो बस ये सेशन का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा पेपर जो आता है उससे थोड़ा सा फैमिलियर करवा दूँ। तो एक बार हम पेपर देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में, और हम देखते हैं कि रियल लाइफ सिचुएशन में हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या हमारा कॉन्फिडेंस है, कैसी हमारी प्रिपरेशन है। चलो, सो बच्चों, आई टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये इसमें पूरा पार्टिसिपेशन आपका रहेगा। आप मुझे बताएंगे कि कौन सा प्रोविजन यहाँ पर अप्लाई होगा। चलिए, पहला, द स्टूडेंट्स ऑफ पात्रा यूनिवर्सिटी अपीयर्ड इन एग्जाम अंडर स्पेशल स्कीम एंड their results were declared, but the degree of successful student was not issued, as the university decided to further examine the students on additional subject. Can the university do so? हाँ जी, बताइए। हाँ, हाँ बेटा, तो आपको क्या लग रहा था? व्हाट्सएप पे भाई CMSL का तुम्हें दूर दूर तक नहीं डाला यार। चलिए बच्चों, एनीवे एनीवे कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी से बताइए किसका क्रू क्या होगा यहाँ पे, आंसर में क्या लिखना है अपने को। वेरी नाइस। एस्टॉपल का प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और बीजू पटनायक टेक यूनिवर्सिटी वाला केस लॉ होगा। गुड। सेकंड, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए आर्टिकल नंबर, बताइए क्या है। ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड। बिल्कुल गलत। जल्दी जल्दी, वेरी नाइस प्रभु मेरी जान। आर्टिकल 301 से 307 तक का एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। Discuss the position of vicarious liability of an employer for independent contractor. What are the conditions when employer is liable and when he is not liable? So इसमें आपको पहले तो ये पहले आपको vicarious liability के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना। यस यस यस, तो आपको vicarious liability के बारे में बताना है ऑफ एन एम्प्लॉयर फॉर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो एक एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट के कॉन्ट्रैक्टर के लायबल कब भी होगा और कब लायबल नहीं होगा, ये भी आपको बताना है। तो जनरल रूल तो यही है भाई कि लायबल नहीं होता, फिर उसके एक्सेप्शंस हैं तो वो आपको लिखना है, ठीक है। एक दो केस लॉ का भी यहाँ पे रेफरेंस लिखिएगा। नेक्स्ट, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ कॉन्सलेटर इन कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग अंडर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट। इन व्हाट मैनर अ कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग में बी टर्मिनेटेड। जल्दी से बताइए। सबसे नहीं, सबसे पहले कॉन्सलेटर का रोल क्या है, तीन चार रोल बताओ कॉन्सलेटर के। हम्म कम्युनिकेशन को प्रमोट करना, जब भी उसको लगता है कि पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर सकती है। वेरी नाइस। तो सेटलमेंट अग्रीमेंट पार्टीज के सामने रखना, अगर पार्टीज सेटल नहीं कर रही हैं तो कम्युनिकेशन को फर्दर करना।
फिर टर्मिनेट कब हो सकता है, दोनों पार्टी टर्मिनेट कर सकती हैं, कोई एक पार्टी भी टर्मिनेट कर सकती है, या कॉन्सलेटर को लगता है कि मामला कॉन्सलेशन से रिजॉल्व नहीं होगा तो भी सेट टर्मिनेट हो सकता है। रेशियो डिसाइडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा। रेशियो डिसाइडेंडी क्या है? हम्म सर वो अपन जो मेन पार्ट रहता है उसको रिफर प्रोसीडिंग को नहीं देते हुए सर। नहीं, गलत है। हम एक रेशियो डिसाइडेंडी अगर आपको याद है, रीजन फॉर डिसीजन, ये सबसे पहले बताओ, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये डिसीजन में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं? कैसे प्रेजेंट फैक्ट्स जो डिसीजन में प्रेजेंट होते हैं और जिनके आधार पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या करते हैं, डिसीजन देते हैं। ऑबिडियो डिक्टा क्या था? स्टेट बाय द वे यस, वेरी नाइस। इसमें क्या होता है? नहीं होता है। वेरी नाइस, ये जजमेंट नहीं होता, बट कोर्ट इनको कंसीडर कर सकता है बच्चों, ठीक है। व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग बिल्डिंग बाइंडिंग फोर्स ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट? रूल्स क्या है कि भाई हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग बाइंडिंग होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर चाहे कि एकदम ये रूल के अगेंस्ट है, जस्टिस की प्रोसेस अब्यूज होगी, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट अगर फॉलो ना करें तो भी चलता है। इसमें थोड़ा सा आप स्टे डिसाइडेड के 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। Where in enactment there are two provisions which cannot be reconciled, they should be interpreted that if possible the effect may be given to both. कौन सा रूल का बात हो रहा है? सबसे पहले बताओ ये क्वेश्चन किस चीज का है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल, वेरी नाइस बेटा। चलो दूसरा, if the date of enactment is not specified under the legislation when does it come into force, cite the relevant provision of general law। ये खैर ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, ये न्यू में नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। इज सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट मैंडेटरी इन नेचर? सबसे पहले मुझे बताइए सेक्शन 3 क्या है? पार्ट ऑफ लिमिटेशन यस बच्चों, बार्स ऑफ लिमिटेशन 3 इयर्स वाला तो स्केड्यूल में तो बिल्कुल मैंडेटरी है, और कोर्ट को बिल्कुल भी कोई कोर्ट अगर मतलब जब कोई केस फाइल होता है तभी कोर्ट को चेक करना चाहिए कि लिमिटेशन पीरियड के बियॉन्ड तो नहीं है, अगर है तो फिर कोर्ट उस सूट को कंटिन्यू नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में, जो एक केस था शायद बॉम्बे डैंग वाला, वैसे आप इसका आंसर लिखेंगे। A judge is supposed to be indifferent to the parties to the controversy. He cannot act as a judge of a case in which he has some interest, either pecuniary or otherwise, as it affords strong proof against neutrality। क्या लिखेंगे इसका आंसर? इंडिफरेंट मतलब, वेरी नाइस बेटा, रूल अगेंस्ट बायस, दैट्स रियली नाइस। इसके 3-4 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। रेफरेंस एंड रिव्यू आर वेरियस रेमेडीज प्रोवाइडेड इन सीपीसी टू गेट अ डिफरेंट सिचुएशन। क्या लिखना है अपने को? एक चार्ट बना देना, 5 पॉइंट रेफरेंस के लिख देना, 5 पॉइंट रिव्यू के लिख देना, कर सकते हो, सीपीसी के अंदर है। अरे हाँ, है ना? ये आप, यस सर। हाँ ये आपका नहीं है, ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। A mere alteration of document does not make it forged document unless made for some gain. Explain this statement। यहाँ पे आपको बेसिकली पूरा फॉर्जरी एक्सप्लेन करना है, और आपको लिखना है कि अगर आपने ऑल्ट्रेशन किया, बिल्कुल अगर आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है और अनलॉफुल गेन नहीं हो रहा है, सामने वाली पार्टी को रॉन्गफुल लॉस नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी वो नहीं है, तो आपको बेसिकली फॉर्जरी के बारे में बताना है। सेक्शन कौन सा? 465। तो ये इंडियन पिनल कोड का क्वेश्चन है। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ समरी ट्रायल अंडर सीआरपीसी? स्टेट एनी 4 ऑफेंसेस व्हिच मे बी समरीली ट्राइड। ऑब्जेक्ट क्या है? वेरी नाइस, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनी केस। 4 वो बता दो। हाँ, अबे वो फिर से बेटा, ये समरी ट्रायल है सेप्टा जी। समरी ट्रायल किसके अंदर है? सिविल के अंदर है, क्रिमिनल के अंदर है? समरी ट्रायल, क्रिमिनल में एग्जैक्टली बेटा, सेप्टा जी आप सिविल का बता रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज समरी ट्रायल के अंदर वो 2000 रुपये वाली चीज थी ना, अगर आपने आर्टिकल चुराई है उसकी। यस, हाँ, लेकिन उसमें 4 अपने को ये लिख के नहीं चलेगा ना, अपने को पूरा लिखना पड़ेगा। वो 2000 का आर्टिकल आपने चुराया है, छुपाया है, पीस ब्रीच ऑफ पीस करने का आपने कोशिश किया है। फिर ये ई स्टैंपिंग का क्वेश्चन है।
ई स्टैंपिंग को वेरीफाई कैसे करेंगे और बेनिफिट्स क्या हैं ई स्टैंपिंग के. देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विच नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट. क्या है भाई? सर एविडेंस कंसीडर एविडेंस नहीं मानेंगे, प्रॉपर्टी उससे ट्रांसफर नहीं होगी, देयर विल बी वेरी नाइस, देयर विल बी नो चेंज इन द ओनरशिप, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टी. स्टेट द penalty provision for failure to furnish information return and maintain information under IT Act. अगर IT एक्ट के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन वगैरह को मेंटेन नहीं किया तो उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन किया. कौन सेक्शन है? नहीं है ध्यान में? हाँ जी, ध्यान में नहीं है. चेक करो नोट्स पे जल्दी से. देखो मतलब ये मैंने आपको बताया भी था अगर आपको याद है. अब हैकिंग वगैरह जहाँ पे देखो अलग से अपन ने पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं तो ये वहाँ पे आ जाएगा. चलिए, कौन सा है? 72 एंड 77. गुड बेटा. चलो, उसके बाद व्हाट आर द अपीलेट अथॉरिटीज एंड टाइम लिमिट अगेंस्ट बच्चे. ये तो अपन ने अभी पढ़, टेस्ट का वाला क्वेश्चन ही था. एक्सप्लेन द ब्रीफ रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी ऑफ लिमिटेशन एंड रिट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ जी, लिमिटेशन एक्ट और रिट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. याद है अपने अगर आपको याद है अपने लिमिटेशन चैप्टर में आखिरी में है कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ लिमिटेशन एक्ट है क्या? याद है क्या बच्चे? जिसमें दो चीजें हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करने जाना है तो लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगी. डू यू रिमेंबर? याद है? भूल गए? एक बार चेक करो अपने नोट्स में लिमिटेशन एक्ट. देखो एक बार. मिला? बेटा मिला कि नहीं मिला? देखो लिमिटेशन एक्ट में ही देखो. अरे वो केस लॉ भी है, दो केस लॉज भी है वहां पे. केस लॉ मुझे याद नहीं आ रहे. देयर आर टू केस लॉज एज वेल. नहीं मिला? मैं दिखाऊं नोट्स में? हाँ, क्या है देखो उसमें. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से, यस बेटा, तो ये आपको यहाँ पे वो लिखना है. उसके बाद रेस जुडिकेटा एंड रेस सब्जुडाइज में डिफरेंस बताइए. हाउ अरेस्ट शुड बी मेड. अगर आपको याद है 46 है, फिर वो फिर अरेस्ट करने के दो प्रोविजन लिखने हैं. एक तो अरेस्ट शुड बी मेड बोल रहे हैं, तो 46 के अंदर तो कुछ नहीं बताया कि भाई ऐसे कौन से सिचुएशन है जहाँ पे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं. एक सिचुएशन वो है. फिर वो अरेस्ट करने की पूरी प्रोसीजर है ना कि पहले उसको आप अपॉर्चुनिटी ऑफ सरेंडर दोगे. यस सर और वो विटनेस यस यस यस. X, a surgeon knowing that particular operation is likely to cause the death of the Y and intending in good faith Y's benefit operates Y with consent to relieve him of his pain. Y dies during the operation. What offense has X committed? Discuss any six general exception with. ये बेसिकली अगेन दिस इज ओल्ड सिलेबस का थिंग. जनरल एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे बेसिकली कि अगर आप अ, मतलब ऐसे केस हैं जहाँ पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता तो ये वो है. तो ये अपने काम का तो करना ही है. उसके बाद व्हाट इंस्ट्रूमेंट में बी स्टैम्प्ड विद अधेसिव. व्हाई एंड हाउ अधेसिव स्टैम्प्स आर कैंसल्ड लिख सकते हो. सेक्शन 11-12. यस. व्हाट आर द पब्लिक न्यूसेंस अगेंस्ट विच कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल कैन बी मेड अंडर सेक्शन 133 ऑफ सीआरपीसी. है क्या अपने सिलेबस में? न्यूसेंस को रिमूव करना
कंडीशनल ऑर्डर आई डोंट थिंक सो, ये अपने सिलेबस का पार्ट है, न्यू सिलेबस में एक बार, आई डोंट थिंक सो ये है, एक बार चेक करना बेटा, आई डोंट थिंक सो ये सिलेबस, ये ओल्ड सिलेबस का पार्ट है। लिस्ट आउट 8 acts done without the permission of owner and under IT Act makes a person liable to pay damages by way of compensation। IT एक्ट के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसके अंदर आपकी लाइबिलिटी आ जाती है कॉम्पनसेशन पे करने का, क्या है भाई? सर उसका डाटा चुराना, उसका अनऑथराइज एक्सेस, यस, कंटेमिनेशन वगैरह, ये सारी चीजें हैं, यस। उसके बाद एवरी कन्फेशन मस्ट बी एन एडमिशन बट एवरी एडमिशन मे नॉट अमाउंट टू कन्फेशन, ट्रू और फॉल्स? हर एडमिशन कन्फेशन बनता है क्या? नहीं बच्चों, एडमिशन जो है वो कन्फेशन तब बनेगा जब वो किसके सामने दिया जाए। तो बच्चों हर एडमिशन कन्फेशन नहीं बनता, बट हर कन्फेशन कहीं ना कहीं एडमिशन है, सही बात है ना? एडमिशन कन्फेशन तब बनता है जब वो पर्सन इन अथॉरिटी के सामने दिया जाए, जब वो बिना किसी ग्रीड, बिना किसी लालच, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव में दिया जाए, जब वो वॉलंटरली दिया जाए। ठीक है, कन्फेशन जब उससे को अक्यूज्ड, मतलब जिस बंदे ने क्या किया है, जिस बंदे ने एडमिशन किया है कन्फेशन से, वो बंदा भी फंसेगा जो क्या है, को अक्यूज्ड है। सो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ब्रीफली स्टेट एसेंशियल ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। हाँ बची भैया, आर्बिट्रल अवार्ड बताइए। यस, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय द, तो रीजन बताइए या फिर पार्टीज ने, हाँ रीजन बताइए, देन उसके बाद डेट होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, इसमें इंटरेस्ट के प्रोविजंस भी होने चाहिए, उसके बाद उसको प्रॉपर स्टैम्प वैल्यू, स्टैम्प पेपर पे लिखना चाहिए उसको अप्रोप्रिएट वैल्यू के, तो ये ध्यान में रखिए। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले डॉक्यूमेंट रजिस्टर कहाँ पे होंगे? यस, विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सब रजिस्ट्रार, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में होल और सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अजम्पशन के बेसिस पे किसी भी रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं और आपको एक नोट देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि दैट यू हैव कंफ्यूजन। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोड इन इंटरप्रिटेशन। कोड का फंक्शन क्या है बच्चे इंटरप्रिटेशन में? व्हाट इज द फंक्शन? देखो यहाँ पे तो वो एक डेनिंग एलजे वाला जो केस था वहां से स्टार्ट करना, नीड एंड ऑब्जेक्ट वाला वो पूरा लिख देना। कोर्ट का फंक्शन क्या है बच्चे? कोर्ट का फंक्शन ये है कि अगर किसी लॉ को इंटरप्रीट करने में कोई कंफ्यूजन है तो ऐसा इंटरप्रीट करें जिससे मिसचीफ कम हो जाए, अग्री पार्टी को रेमेडी मिल जाए, यस, और पार्लियामेंट की जो इंटेंट है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है बच्चों, देखो कई जगहों पे ना आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखना, पार्लियामेंट्री इंटेंट फुलफिल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट अफेक्ट ना हो, ऐसा इंटरप्रिटेशन करो, तो ये कुछ चीज़ें जो कोर्ट को ध्यान में रखनी है। डिस्कस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्शन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हाँ जी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है? वेरी नाइस, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सब, हाँ, और इफ समवन इज बीइंग कंपेल्ड टू, और ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि कोर्ट के बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूफ करके दिखाएं कि अक्यूज ने कुछ गलत किया है। और इसमें केस भी था वो सतीश चंद, और सतीश चंद का कोई केस भी था ना वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एक वो केस लिख देना। अकॉर्डिंग टू कैल्सन, लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्म बेस्ड साइंस है, तो 3 पॉइंट लिख देना, फिर एक ग्रैंड नॉर्म के बारे में लिख देना, फिर इस थियरी को, कैल्सन की थियरी को कहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया था वो बारे बता दीजिए कि भाई हर एक स्टेट में आपको ग्रैंड नॉर्म नहीं मिलता, और ग्रैंड नॉर्म भी ज़रूरी नहीं है प्योर नहीं है, ग्रैंड नॉर्म भी प्योर नहीं है बिकॉज कहीं ना कहीं वो मोरालिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ग्रैंड नॉर्म भी मोरालिटी वगैरह से निकालते हैं। तो 3-4 पॉइंट्स लिख देना, और ये अपना जेआईजी का पेपर होगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन जो ओल्ड सिलेबस के थे वो अपन ने यहाँ पे नहीं करे हैं। चलिए बच्चों, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा, तो समझ में आया कि पढ़ाई में कहाँ कहाँ पे ध्यान रखना है। गुड, चलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, और कल मिलते हैं। कल टुमारो आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ कंपनी लॉ का सेक्शन क्विज,
ठीक है। सो आप लोगों के लिए बच्चों कल रात को 9:30 बजे देयर वुड बी अ कंपनी लॉ का सेक्शन क्विज मैं डाल देता हूँ ग्रुप पे। 9:30 का। तो डाल दिया। ठीक है चलो बच्चों प्लीज अपना ध्यान रखना, मिलते हैं कल, ध्यान रखिए अपना, गॉड ब्लेस, टेक केयर।